हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशंस। ठीक है, तो 3 टाइप की इक्वेशंस हमने करी थी, अपवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए, और किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं उसके लिए इक्वेशंस। तो 3 टाइप की इक्वेशंस का हमने पढ़ी थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। तो देखिए, आप ध्यान से लिखा है। फर्स्ट फैक्ट मैंने लिख दिया है, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में 2 एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम चेंज नहीं होता, दोनों मिलाकर चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, अगर काइनेटिक इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी। अगर दो वेरिएबल्स का सम कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो जी रहती है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर उसको हम जे कैप मान लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को जे कैप मान लेते हैं, तो ए वेक्टर आएगा आपका माइनस जी जे कैप, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे तो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो और चाहे मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही काम करता है। मोशन अपवर्ड होगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा, मोशन डाउनवर्ड होगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे ही काम करेगा। ठीक है, ऑलवेज। ये तो कांस्टेंट रहती हैं। अब चेंज क्या होती है, स्पीड होती है चेंज, वेलोसिटी होती है चेंज, लीनियर मोमेंटम होता है चेंज, काइनेटिक एनर्जी होती है चेंज, और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है चेंज टाइम के साथ। अगर हम बात करते हैं, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं मान लीजिए अपवर्ड मोशन की, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि एक बॉडी को हमने यू स्पीड से थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो क्या होगा, एक तो जो, चलिए कुछ देर बाद इसकी स्पीड वी हो गई, तो वी क्या होती है, लगातार कम होती रहती है। इस एरो का मतलब हो गया डिक्रीज होना। ठीक है, विद टाइम वी कम हो रही होती है ना। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है एम वी। अब अगर v कम होगा तो फिर P भी कम हो जाएगा। ये भी क्या होता है, कम हो रहा होता है विद टाइम, ये भी डिक्रीज हो रहा होता है टाइम के साथ, तो बदल ही रहा है ना। और अगर हम बात करते हैं किसकी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही, जब स्पीड कम हो रही है तो वेलोसिटी भी कम हो रही है, जाहिर सी बात है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें भी v आया तो ये भी डिक्रीज होगी विद टाइम, है ना। और मैंने कहा था काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल को हम यू से लिखते हैं, जो कि एम जी एच के इक्वल होती है। हाइट तो बढ़ेगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये होती है इंक्रीज विद टाइम। ठीक है भाई। और अगर हम बात कर लेते हैं डाउनवर्ड मोशन की, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। डाउनवर्ड मोशन में वी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, और ये डिक्रीज होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन के लिए। क्लियर है। तो इस तरह से ये चीज़ें बदलती हैं, और जो चीज़ें आपके सामने लिखती हैं वो नहीं बदलती हैं। स्पीड, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती हैं चेंज, जबकि एक्सेलरेशन और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम नहीं बदलता। और मास भी इसमें चेंज नहीं करना है आपको, मास भी आपका ऑलमोस्ट वही रहना है बॉडी का। ठीक है, अगर बॉडी टूटे नहीं, बॉडी का फ्रैक्शंस ना हो, एक्सप्लोजन ना हो बॉडी में, तो बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, थ्रू आउट द मोशन। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड फैक्ट की। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो सेकेंड फैक्ट क्या है वो भी सुन लीजिए। सेकेंड जो फैक्ट है, इसमें कहा गया है कि जो मोशन है अंडर ग्रेविटी, ये होता है मास से इंडिपेंडेंट। मतलब मास का मोशन अंडर ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में, आपको कल मैंने इक्वेशंस बताई थी मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो किसी भी इक्वेशन में मास नहीं आया था ना, किसी भी इक्वेशन में मास इन्वॉल्व नहीं था। इसीलिए अगर हम सेम हाइट से, मान लीजिए आपके पास एक हाइट है यहाँ पर, ठीक है, एक भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्की ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2। m2 इज ग्रेटर देन m1 दे रखा है। ठीक है, तो उनको अगर हम रिलीज करें, दोनों की स्पीड 0 है स्टार्टिंग में, इसकी स्पीड भी 0 है और इसकी स्पीड भी क्या है, 0। इसको ड्रॉप करें दोनों को, जब ये जमीन पर पहुंचेंगी यहाँ पर इस जगह पर, और ये भी जमीन पर पहुंचेगी, तो दोनों को टाइम सेम लगेगा। मतलब ये दोनों एक ही साथ जमीन पर पहुंचेगी, साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही साथ।
ठीक है। तो ये एक ही साथ ज़मीन पर पहुंचेंगी और वो टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा आपका, टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए भाई दोनों की सेम हाइट है, दोनों को एच हाइट इसकी भी और एच हाइट इसकी भी हो जाएगी, है ना। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी, यू तो जीरो है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही हैं तो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड जो मोशन था उसकी क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होती है। तो डाउनवर्ड मोशन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी कल, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो जीरो है तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। टी कितना आएगा यहाँ से, अच्छा एस क्या है, एस तो एच हो गई हाइट, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2h अपॉन में जी का रूट, तो दोनों को जो टाइम लगने वाला है वो लगेगा 2h अपॉन में जी होल अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू तो ये आ गया, दोनों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोनों को टाइम सेम लगेगा और वो टाइम ये रहेगा, ठीक है। और दोनों की जब वेलोसिटी हो जाएगी तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, थर्ड इक्वेशन, तो ये तो जीरो है तो हटा दीजिए यू को, तो वी इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, रूट 2gh, दोनों की स्पीड रहेगी इतनी, ठीक है। तो सेकेंड केस ये था कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी होती है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है, दोनों दो बॉडीज के मास अगर अलग अलग हैं तब भी वो सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे और सेम वेलोसिटी से, अगर उनको सेम हाइट से रिलीज किया गया है तब, ठीक है भाई। अगर सेम हाइट से अलग अलग स्पीड से फेंकते हैं तो नहीं, अभी इसकी यू अलग रहे और इसकी यू अलग रहे तो फिर इनको सेम टाइम नहीं लगना, फिर तो यू अलग हो जाएगा। लेकिन अगर यू सेम रहे, सेम स्पीड से थ्रो करें या फिर इनको रिलीज करें, तो उस केस में सेम स्पीड से ही जमीन पर पहुंचेंगी और सेम टाइम पर पहुंचेंगी, ठीक है भाई। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्या रहेगा, है ना। तो थर्ड जो फैक्ट है इसमें लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू फॉल डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, ठीक है। कि बॉडी यहाँ जाकर मान लीजिए रुक गई, इसकी स्पीड हो गई जीरो, अब इसके बाद क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ अपने आप आना शुरू हो जाएगी, विद स्पीड इनिशियल स्पीड जीरो रहेगी, अब अलग मोशन शुरू हो जाएगा, पहले ऊपर गया उसके बाद नीचे आएगा वापस, जब ये जमीन पर नीचे आएगा इस जगह पर तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी वापस से v, ठीक है। चलिए इसको u डैश मान लेते हैं, इसको v डैश मान लेते हैं। अब u डैश जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जाके रुक गया, इसके बाद वापस नीचे आएगा तो फिर नया मोशन शुरू होगा, तो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी इस तरह जाएगी वापस घूम के नीचे आएगी, u डैश तो जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पर जाके रुक गई थी फिर वापस नीचे आ रही है। तो एक तो पाथ पाई जाती है जो स्टार्टिंग की स्पीड थी उसी स्पीड से वापस आएगा, अगर स्टार्टिंग की स्पीड u थी तो जब ये वापस आएगा तब इसकी स्पीड फिर से u हो चुकी होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई होगी, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी अब, ठीक है। पहले ऊपर था अब ये नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना। तो भाई ये है अपने पास पूरी कहानी। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम अगर t हो तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने का टाइम, ये t1 है ये t2 है, तो t1 और t2 दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। और वो किसके बराबर आएंगे, फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें अपवर्ड मोशन की, तो u माइनस जी टी होती है अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन, तो भाई v तो जीरो हो गया है फाइनली, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी टी, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, t इज इक्वल टू आ जाएगा u अपॉन में g, और फर्स्ट मोशन के लिए टाइम t1 माना था हमने तो टाइम t1 लिख लीजिए, तो यहाँ पर t1 आ जाएगा, ये t1 आ जाएगा, तो t1 कितना आया u बाई जी, t2 भी कितना आएगा, t2 भी देख लीजिए अगर आपको करना है तो, t2 इक्वेशन क्या आ जाएगी, v डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस जी टी आएगी, क्योंकि वो डाउनवर्ड मोशन है नीचे की तरफ, t2 लिख लीजिए इसमें टाइम, तो v डैश कितना है आपका, v डैश तो u के बराबर हो जाएगा वापस से, मैंने कहा था वापस इसे सेम स्पीड से ही आता है, ठीक है। और u डैश का हो जाएगा जीरो, यहाँ से टाइम t2 कितना आ जाएगा, टाइम t2 आ जाएगा u बाई जी, दोनों ही टाइम क्या होते हैं भाई u बाई जी के इक्वल, ऊपर जाने का टाइम और वापस नीचे आने का टाइम सेम रहता है, ठीक है, ध्यान रहे आपको। अगर टोटल टाइम पूछता है पूरा टाइम, ऊपर से नीचे तक आने का पूरा टाइम अगर पूछता है हमसे वापस से, तो बताइए पूरा मोशन में टाइम कितना लगा, किसी बॉडी को मैंने थ्रो किया तो ऊपर गई फिर वापस नीचे आई तो कितना टाइम लगा, और नीचे आने तक वापस ज़मीन में आने तक, है ना। तो हो जाएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u बाई जी, टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड अगेन, ठीक है भाई। वापस ग्राउंड में आने पर जो टाइम लगेगा वो 2u बाई जी हो जाएगा, u क्या है इनिशियल स्पीड। तो ये थर्ड फैक्ट था आपका, क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू द स्पीड विद विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो वह भी मैंने पिछले वाले पॉइंट में कवर कर लिया था। यू स्पीड से आपने इसको फेंका है, जब ये वापस ज़मीन पर नीचे आएगा तब इसकी स्पीड जो होगी वापस से यू ही हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, सिर्फ स्पीड सेम होगी। ध्यान रहे आपको, वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, है ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u1 वेक्टर, तो वो किस तरफ है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो दूसरी वेलोसिटी है अगर उसको हम u2 वेक्टर माने तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी का मतलब किसी वेक्टर क्वांटिटी को सेम होने के लिए, ध्यान रही बात, किसी वेक्टर क्वांटिटी को सेम होने के लिए उसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो स्पीड तो सेम रहेगी, कन्फर्म है, स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। पर वेलोसिटी सेम क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वेलोसिटी पहले वाली ऊपर की तरफ थी, बाद वाली नीचे की तरफ है ना। तो अगर कोई पूछता है कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए, स्पीड सेम है, मोड ऑफ u1 इज इक्वल टू मोड ऑफ u2 इज इक्वल टू u ही रहेगा। भाई दोनों की स्पीड क्या है? u ही है, लेकिन एक तो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें, डेल्टा u निकालें, तो वो क्या हो जाएगा भाई? u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, है ना। तो अगर ऊपर की तरफ हम जे कैप मान लें, इस डायरेक्शन को जे कैप मान लें और इस डायरेक्शन को माइनस जे कैप मान लें, तो उस केस में क्या आ जाएगा? u2 माइनस जे कैप, u2 की वैल्यू क्या है? u है, तो u इंटू माइनस जे कैप हो जाएगा, माइनस u1 की वैल्यू u हो जाएगी और फिर प्लस जे कैप हो जाएगा, वो तो ऊपर की तरफ है u1, u इंटू जे कैप, तो u1 वेक्टर हो जाएगा। और u2 वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? u इंटू माइनस जे कैप, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो वैल्यू मल्टीप्लाई डायरेक्शन को बोलते हैं वेक्टर। ये कितना आ जाएगा अपना आंसर? अपना आंसर आ जाएगा -2u जे कैप, है ना। तो जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वो आ जाएगा -2u इंटू माइनस जे कैप। तो जो चेंज आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। और उसकी वैल्यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सीधे 2u, और डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो चेंज हुआ है नीचे की तरफ, इसका मतलब, है ना। इसको नेट वेलोसिटी 2u नीचे की तरफ दे दी गई है, पहले इसकी ऊपर की तरफ थी, अब नेट नीचे आ रही है। तो इस तरह से हम चेंज भी निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कहा गया है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका। तो अगर एयर रेजिस्टेंस, अच्छा देखिए अभी जो पिछले वाले पॉइंट्स थे या जो नॉर्मल इक्वेशंस हमने पीछे की हैं, किसी भी इक्वेशन में हमने एटमॉस्फेयर को नहीं लिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर को शामिल कर लें, आप सभी ध्यान सुनेंगे ये बात, अगर एयर के रेजिस्टेंस का मतलब हो गया एयर को शामिल कर लिया जाए, तो एयर रुकावट पैदा करती है किसी बॉडी के मोशन में। क्लियर है बात? तो एयर रुकावट पैदा करेगी, है ना। तो उस केस में जो ऊपर जाने का टाइम है और वापस नीचे आने का टाइम है वो सेम नहीं रहेगा। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं और ये यहाँ पर जाके फिर वापस जब नीचे आती है यहाँ तक, है ना, यहाँ जाने का फिर वापस आने का टाइम सेम रहता है। T2 है और ये T1 है, तो दोनों टाइम क्या रहते हैं? सेम। पर इस केस में एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं था, ध्यान रहे आपको। देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, पिछले वाले में बताना भूल गया मैं, ध्यान रखें आप इस बात का। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, उस केस में T1 T2 सेम रहेंगे। अगर इसको स्पेस में फेंका जाए तो वापस और नीचे जाने, ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का टाइम सेम रहेगा, जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस ना हो, एयर ना हो। लेकिन ग्रेविटी काम कर रही हो, स्पेस में ग्रेविटी काम करती है, ठीक है, वहाँ सिर्फ एयर नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं स्पेस में चले गए तो ग्रेविटी काम नहीं करेगी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चले जाइए एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर ना हो, तो वहाँ पर ऐसा होगा। या फिर एयर को अगर हम कंसीडर ना करें तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर हम एयर को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, तब देखिए क्या होगा। तो एक कॉम्प्लिकेट पॉइंट है, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, टाइम ऑफ एसेंट जो है वो कम रहेगा टाइम ऑफ डिसेंट से। अब ऐसा क्यों रहेगा वो समझना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बताता हूँ आपको बात कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज opposite to the direction
ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अच्छा, जो एयर का रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं चलिए एयर की रेजिस्टेंस की वजह से, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से ए आर है ना एक्सेलरेशन होगा प्रोड्यूस, है। एयर जो फोर्स लगाती है एयर, वो हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट लगाती है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ मोशन करती है तो एयर उसको ऊपर जाने से रोकती है, और अगर बॉडी नीचे आने की कोशिश करती है तो एयर उसको नीचे आने से रोकती है। मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है एयर का। अगर बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो जो रेजिस्टेंस काम करेगा वो नीचे की तरफ करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को मैंने चलिए ए से लिखते हैं सिंपल। एयर का रेजिस्टेंस ए है और जो ग्रेविटी का है वो स्मॉल जी होता ही है, हम जानते हैं। अगर बॉडी नीचे आने की कोशिश करेगी इस तरह से v स्पीड से, तो एयर का रेजिस्टेंस ऊपर काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है पहले तो, ठीक है, कि जो एयर का रेजिस्टेंस है वो हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो हम ये प्रूफ कर लेते हैं ऐसा क्यों होगा, कि ये टाइम लेस होगा और नीचे आने टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा इसमें। तो इसमें ये वही पॉइंट चल रहा है भी सेम। तो पहले बात कर लेते हैं, किसी बॉडी को अगर हम u स्पीड से फेंकते हैं ऊपर, है ना, u स्पीड से फेंकते हैं तो ऊपर। अब इस पे दो एक्सेलरेशन काम करेंगे, एक तो एयर का, है ना, एक तो एयर का जो नीचे काम करे, क्योंकि बॉडी ऊपर मोशन कर रही है। तो मैंने कहा था मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एयर का रेजिस्टेंस काम करेगा। तो एयर जो रुकावट पैदा करेगी वो नीचे की ओर करेगी। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो नीचे धक्का मारेगी, और नीचे आ रही है तो ऊपर धक्का मारती है एयर। एयर हमेशा उल्टा लगाती है फोर्स, जिस तरह बॉडी मूव करेगी उसका उल्टा फोर्स लगाती है एयर। ठीक है, हमेशा याद रहे। इसको हम पढ़ेंगे बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वहाँ हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि विस्कस फोर्स क्या होता है, तो वहाँ पर हम समझ पाएंगे बात। अभी आपको याद रखना है कि जो एयर होती है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाती है। तो जो एयर का एक्सेलरेशन है वो जी मान लीजिए, और जो ग्रेविटी है उसका जो एक्सेलरेशन है वो जी है। अभी दोनों ही किधर काम करेंगे, नीचे की ओर। ये भी नीचे काम कर रहा होगा और ये भी नीचे काम कर रहा होगा। तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए नेट ए प्लस जी। भाई दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनका सम क्या जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट आपस में, सीधे ऐड हो जाएंगे, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो ए नेट क्या आ जाएगा, ए प्लस जी। अब अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, मान लीजिए यहाँ पर आके ये रुक गया, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो गई, है कि नहीं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, है ना। देखिए ये दोनों नीचे की तरफ काम कर रहा है जबकि बॉडी ऊपर की तरफ थी। तो अगर हमेशा याद रखें, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, आपको ध्यान रखनी है बात। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है आपकी, मान लीजिए u वेक्टर, वो है इस डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन है वो है इस डायरेक्शन में। तो आपके इक्वेशन में माइनस आएगा, ए को आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो आपको ए की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो ए की वैल्यू क्या लेनी है भाई, पॉजिटिव, ठीक है। ए की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, और यहाँ पर जो ए की वैल्यू लेनी होती है वो क्या लेनी होती है, नेगेटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम की बात है, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन बनती है, सारी शॉर्ट ट्रिक होती है रखने की। तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस जी, सॉरी जी नहीं, नेट एक्सेल, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन नेट और इनटू टाइम, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। अब नेट में माइनस क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक्सेलरेशन है कितना, ये ए प्लस जी इंटू टी, यू इधर आ गया v, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, v तो 0 है, तो v की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, फिर इसको दिया जाएगा u अपॉन में a प्लस जी, u अपॉन में a प्लस जी, ठीक है भाई। तो ये टाइम हो गया t1, मान लीजिए टाइम क्या हो गया, t1, ये ऊपर जाने का टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट। t1 क्या है, टाइम ऑफ एसेंट है, जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। अब देखते हैं वापस नीचे आने का टाइम। तो बॉडी यहाँ पर है ना, ऊपर पहुंच चुकी, तब इसकी स्पीड 0 है। अब दोबारा मोशन शुरू कीजिए, u डैश 0 मान लीजिए, है ना। अब तो इसकी स्पीड 0 थी, अभी नीचे आएगा वापस, 0 होने के बाद नीचे वापस आना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ही वापस आ चुका होगा इस जगह पर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा, अब क्या होगा वो देख लेते हैं भाई, नीचे आने का टाइम कैसे करेंगे हम, है ना। तो
अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हाइट इसने कवर करी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने हाइट कवर करी होगी वो और निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ पर हमें वी नहीं पता होगा, वी सेम नहीं रहेगा इसका, क्योंकि एयर भी आ गया है, तो यहाँ पर भी हम सेम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एच हाइट और निकाल लेते हैं पहले इस वाले केस में, फिर उसमें चलना है आपको। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एच इज इक्वल टू होता है यू टी माइनस हाफ ए नेट टी स्क्वायर। ठीक है, ए नेट इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, कितना, ए प्लस जी, नेट एक्सेलरेशन आपका ए प्लस जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, है ना। ये आप ऐसा करिए, थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, सेकंड से नहीं, क्योंकि सेकंड में क्या है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं सीधे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2g एच। इस थोड़ा और आसान हो जाएगा, हमें एच चाहिए ना, तो वी हमारी 0 ही है, जी नहीं लगाना है इसमें, यहाँ पे लगाना है आपको ए नेट। सिर्फ जी तब लगाते हैं जब केवल और केवल क्या हो रहा हो, जी काम कर रहा हो। अगर एयर भी काम करेगी तो आप जी नहीं लगा सकते इक्वेशन में, ध्यान रहे ये बात का। अगर केवल ग्रेविटी काम कर रही होती तो हम इक्वेशन में जी लिखते, लेकिन अगर एयर भी काम करती है, बहुत रेयर केस में एयर काम करेगी, एक आध कभी केस ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पे एयर काम करेगी, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, मैं आपको सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ, आपको याद कर लेना है वो चीज़। यहाँ पर आ जाएगा आपका एच। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो वी तो 0 है ही है, तो यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए प्लस जी बाई 2, और ए नेट की वैल्यू ए प्लस जी थी, आ जाएगा एच के बराबर। तो दो बातें आ गई आपकी। देखिए एच थोड़ी ना बदलेगा, एच तो वही रहेगा, तो यहाँ भी एच की वैल्यू वही रहेगी। वापस नीचे आएगा तो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कन्फर्म है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि हमको वी तो पता है नहीं, यहाँ पर वी का हमें पता नहीं है। तो वी अगर न पता हो तो आपको सेकेंड इक्वेशन यूज़ करनी होती है, अभी बता दूंगा मैं कौन सी इक्वेशन कब यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर भैया एच आ गया आपके पास। अब टाइम मान लेते हैं T2 नीचे आने का पूरा, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू यू डैश इंटू T2 प्लस। अब प्लस क्यों लिया है, क्योंकि इसमें, हाँ अब आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी ध्यान से, है ना। प्लस नहीं लेना, अभी बाद में लेंगे, पहले एक बार ध्यान से समझ लेते हैं इसमें कितना एक्सेलरेशन काम करेगा। तो देखिए इस बॉडी पर 2 एक्सेलरेशन काम करेंगे। अच्छा, बॉडी जो कि नीचे मूव कर रही है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो जो एयर का एक्सेलरेशन है वो ऊपर काम करेगा ए, और जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो नीचे काम करेगा, वो कितना है, जी। अब बॉडी फाइनली नीचे आ रही है, तो इसका मतलब जी ज़्यादा है और ए कम है, क्योंकि बॉडी नीचे तो गिर ही रही है। जो ए नेट आएगा वो इस बार आएगा जी माइनस ए। अब जी माइनस ए क्यों आया, क्योंकि ए और जी अपोजिट डायरेक्शन में, और जी ज़्यादा है तभी तो बॉडी नीचे आ रही है। अगर ए ज़्यादा हो तो बॉडी ऊपर जाती, अगर जी ज़्यादा है तो बॉडी नीचे आ रही है, तो जी माइनस ए करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन आएगा जी माइनस ए, और ये आएगा किस तरफ, ये आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि जो नेट एक्सेलरेशन है वो किस तरफ आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो, दो वेक्टर्स हैं ना, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। तो अगर जी वेक्टर नीचे काम कर रहा है और ए वेक्टर ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, ये ए और ये जी, और जी वेक्टर बड़ा है, तो नेट जो आएगा इनका वो आ जाएगा इनकी वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, और वो आएगा नीचे की तरफ। तो जी माइनस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यू डैश T2, और एक्सेलरेशन भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो प्लस लग जाएगा हाफ ए नेट मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। फिर होगी बात, टी को मैं T2 मान लूंगा इस बार। तो एच तो आपका वही रहेगा ना जो पिछली बार था, एच थोड़ी ना बदलेगा, एच तो वही रहेगा एज इट इज। तो इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए प्लस जी। तो इधर आ जाइए, ये तो 0 था, इसको हटा दीजिए, 0 हो जाएगा ये टर्म तो पूरा, प्लस हाफ ये आ जाएगा आपका जी माइनस ए, इधर आ जाएगा T2 का स्क्वायर, है ना। तो अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या आएगी अपनी पूरी जो अपनी क्वेश्चन आ जाएगी वो आ जाएगी T2 इज इक्वल टू
2 से 2 तो आप कैंसिल कर दीजिए पहले, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा u T2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस जी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में जी माइनस ए। तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब जो T2 आएगा, T2 हो जाएगा आपका u अपॉन में रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका आएगा। नेक्स्ट अगला जो टाइम है T2। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है जो टाइम T1 था वो कितना था, टाइम T1 आपको ध्यान हो तो टाइम T1 आया था आपका a अपॉन में g प्लस ए, है ना। और ये कितना आ रहा है, जी आ रहा है आपका T2 आ रहा है। अगर इसको हम नॉर्मली वैसे ही फॉर्म में लिखना चाहें, u अपॉन में रूट जी माइनस ए और जी प्लस ए, इस तरह से लिखना चाहें, है ना। तो देखिए यहाँ पर g प्लस ए है। अच्छा, इससे ये टर्म क्या होगा भाई, इसमें g माइनस ए है और यहाँ पर g प्लस ए भी है। जब हम कंपेयर करेंगे T1 और T2 को, तो T2 क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे तो कमी आने वाली है। तो T2 क्या आएगा, T2 आएगा आपका ग्रेटर देन T1, क्योंकि g प्लस ए इस पूरे से ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो T2 आपका क्या है, अब इसकी वैल्यू कम आएगी, इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है और इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर का ज़्यादा। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कम है, और T1 की वैल्यू क्यों हो जाएगी कम क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फिर हो गई बात। तो ये आपका था जो पिछला वाला केस था। तो अगर एयर के रेजिस्टेंस को लेते हैं तो टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है और टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो बराबर नहीं होते। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होता है, टाइम ऑफ एसेंट कम होता है, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट में अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है एयर का रेजिस्टेंस ग्रेविटी के, और टाइम ऑफ एसेंट में जो एयर का रेजिस्टेंस है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही काम करता है। आप सीधे भी याद कर सकते हो, अगर आपको प्रूफ नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे याद कर लो इस चीज़ को, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसमें प्रूफ नहीं पूछता। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम किसी स्पीड से ड्रॉप कर दें, मान लीजिए यू 0 से मैंने ड्रॉप कर दिया इसको, ठीक है, तो इसको हर इक्वल डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, चलिए मान लेते हैं 1 मीटर ये डिस्टेंस है ना, तो हर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 मीटर यहाँ पे कवर की इसने, बाद फिर इसके बाद 1 मीटर कवर की, फिर इसके बाद इसने 1 मीटर कवर की, इस तरह से 1-1 मीटर इसने कवर की है। ठीक है, अर्थ तक, चलिए मान लिया यहाँ पे अर्थ है इस जगह पे, तो ये 1-1 मीटर कवर कर रहा है हमेशा। तो सक्सेसिव डिस्टेंसेज अगर इक्वल हो, ये देखिए इक्वल डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, हर बार 1 मीटर ले रहा हूँ, तो द टाइम टेकन by body to cover successive distances of 1 meter each। ठीक है, क्या रहेगा, तो T1 रेशियो T2 रेशियो T3 डैश डैश डैश, इस तरह से। ठीक है, तो पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है अपने पास S, डाउनवर्ड मोशन के लिए होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो आपको सीधे याद कर लेना, मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ आपको, सीधे इसका जो रिजल्ट है वो याद कर लेना है डायरेक्ट। तो प्रूफ देखिए कैसे करना है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर हम पहले 1 मीटर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 1 मीटर, यू तो 0 था हटा दीजिए, प्लस हाफ, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका हाफ, और ये जाएगा जी
इसको मान लेते हैं T1, तो T1 स्क्वायर, T1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/g रूट के अंदर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट लेना है अपने को। अगला जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ठीक है, इतना सिर्फ। तो हमें तो ये पूरा मान लीजिए S2 है और ये मान लीजिए आपका S1 है, तो हमें ये निकालना है, ये निकालना है इतना। अगला 1 मीटर तो ये होगा ना, जो अगला 1 मीटर आएगा वो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। जो अगला 1 मीटर होगा वो S2 माइनस S1 हो जाएगा, है ना। अच्छा S2 कितना होता, S2 होता आपका U, यहाँ से लेकर अच्छा T2 टाइम जो है ना वो सिर्फ इसमें लगा हुआ है, ध्यान रहे आपको। यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम लगा है, फिर अगला वाला T2 टाइम सिर्फ इतने में लगा है, ये टाइम T2 है, जो इसको हम T2 मान रहे हैं वो ये टाइम है। क्लियर होगी बात, है ना। तो जो ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम आने वाला है वो कितना आने वाला है ये निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो पहले हम देखते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगने वाला है ना। और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आई थी, T1 आई थी, ये T1 आया था आपका। अब जो नेक्स्ट 1 मीटर है इसका टाइम हमने T2 मान लिया है, नेक्स्ट 1 मीटर का, ये पूरा नहीं, सिर्फ नेक्स्ट 1 मीटर का इतने का। इस पूरे का टाइम निकाल के और इस टाइम को इस पूरे में से माइनस कर दें तो ये टाइम अपना निकल आएगा। क्लियर है। तो अब लगाते हैं पूरे S2 के लिए, इतने के लिए पूरा, इसको S2 डैश मान लीजिए और इसके टाइम को मान लेते हैं T2 डैश, क्योंकि T2 मैंने मान रखा है इसका टाइम। ठीक है, तो S2 डैश इज इक्वल टू आएगा U T2 डैश प्लस हाफ इंटू G इंटू T2 डैश का स्क्वायर। अच्छा S2 डैश कितना है, 2 मीटर, क्योंकि पूरा तो 2 मीटर आएगा, ये 1 मीटर प्लस ये 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जो कितना है 0 हटा दो, कहानी खत्म इसकी, प्लस हाफ इंटू G इंटू T2 डैश स्क्वायर। तो T2 डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू, सॉरी ऐसे नहीं, 2 2 जा 4/g आ जाएगा ना जी, ऐसा 4/g। इसको अगर हम ध्यान से देखें, रूट 4/g ये आ गया आपका 2 अंडर रूट, ऐसे लिखिए इसको इस तरह से। क्यों, कॉमन लेने पे कॉमन आ जाएगा इसमें से। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2/g करेंगे तो रूट 2 अंदर पहुंच के 4 ही हो जाना है। क्लियर होगी बात। तो ये और ये सेम चीज लिखी हुई है, अलग नहीं है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 है 4। ठीक है, अब जो हमारा टाइम T2 है वो टाइम कितना है, तो जो टाइम T2 था हमारा वो है T2 डैश माइनस T1, क्योंकि हमें सिर्फ इतना टाइम चाहिए था। ये पूरा टाइम निकाला हमने और इस टाइम को पहले ही निकाल चुके थे, तो इस पूरे में से माइनस करूँगा तो ये निकल आएगा। तो T2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, T2 आपका आ जाएगा √2 है ना, इंटू √2/g और माइनस √2/g। तो अगर हम यहाँ से √2/g कॉमन ले लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, √2 माइनस 1 को हम √1 लिख सकते हैं समझने के लिए अपने। ठीक है, तो अगर हम T1 रेशियो T2 निकालते हैं तो √2/g दोनों में कॉमन लेके कट जाएगा, तो आंसर आएगा √1 रेशियो √2 माइनस √1। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में भी इस तरह से। तो अब मैं सारा प्रूफ नहीं कर रहा, ऐसे ही आपको प्रूफ कर लेना है आगे वाला। अब आगे वाला कैसे करोगे आप, तो जब आगे वाला आप सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें S3 डैश निकालना, ये पूरा निकालना, S3 डैश निकालना पड़ेगा, है ना। तो T3 डैश टाइम आ जाएगा और माइनस T2 डैश कर दोगे तो आपका T3 आ जाएगा। ये T2 डैश आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो इतना बार बार सॉल्व नहीं करूँगा, आपको सीधे रिलेशन बताता हूँ आंसर क्या आता है इसका। तो जो अगला आएगा वो आ जाएगा रेशियो, वापस से बढ़िया से देखता हूँ। तो T1 आ गया आपका √1। अब इसका अगला जो आएगा वो आ जाएगा √2 माइनस √1, फिर रेशियो आएगा √3 माइनस √2, फिर रेशियो आएगा √4 माइनस √3। तो एक बार हर एक डिजिट बढ़ती जा रही है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ये लगातार। ठीक है, आगे तो T1 T2 T3 T4 इस तरह से और भी ले सकते हो आप। तो ये आपका आंसर होता है इसमें। ठीक है।
तो आपको ये याद कर लेना, बहुत काम का है ये। ठीक है भाई, चलिए तो आप देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या आने वाला है। अब उल्टा करते हैं। अब की बार जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी पॉइंट होगा नेक्स्ट, ठीक है, उस नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अगर आप सेम टाइम इंटरवल देखो, डिस्टेंसेस कवर्ड इन सेम टाइम इंटरवल्स, सेम टाइम इंटरवल्स, तो सेम टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी। चलिए मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से फेंका u स्पीड से, ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम हमने लिया t, उसके बाद फिर टाइम लिया t, फिर टाइम लिया t, फिर टाइम लिया t, हर बार हम टाइम t लेते गए, सेम टाइम ले रहे हैं। तो हर सेम टाइम इंटरवल में कितने, 1 सेकेंड मान लीजिए, डिस्टेंसेस कवर्ड इन सेम टाइम इंटरवल ईच ऑफ 1 सेकेंड मान लेते हैं समझने के लिए, ईच ऑफ 1 सेकेंड। अगर ये टाइम t सेकेंड होगा तब भी कॉमन लेके कटना ही है, तो जो 1 सेकेंड का आंसर आएगा वही t सेकेंड का भी आंसर आएगा, 1 सेकेंड। तो देखते हैं भाई, पहला जो, चलिए मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, तो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है ना, एक 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया s1, फिर उसके बाद अगले 1 सेकेंड थोड़ी ज़्यादा करेगा क्योंकि उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होगी, तो ये मान लेते हैं s2, उसके बाद अगले 1 सेकेंड में और ज़्यादा ट्रेवल करेगा तो वो मान लेते हैं s3, है ना। तो एक पहले 1 सेकेंड में, फिर दूसरे 1 सेकेंड में, फिर तीसरे 1 सेकेंड में, तो ये फर्स्ट 1 सेकेंड, ये सेकेंड 1 सेकेंड, ये थर्ड 1 सेकेंड हो गया, है ना। तो ये nth वाला फॉर्मूला इसमें आप यूज कर लोगे, क्योंकि इसमें क्या है, हर 1 सेकेंड की बात कर रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड, ये थर्ड सेकेंड, इसके बाद फोर्थ सेकेंड आएगा। तो हम देखते हैं nth का फॉर्मूला क्या होता है। तो nth का फॉर्मूला होता है u प्लस g/2 2n-1, ठीक है। लास्ट वीडियो से हमने कवर किया था ये। u क्या है, 0 मान लेते हैं भाई, इसको ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप करेंगे तो u 0 आ जाएगा, तो u 0 हो गया, खत्म कहानी इसकी। तो g/2 और 2n-1 ऐसे। यहाँ से अगर हम s फर्स्ट देखें, s फर्स्ट क्या आ जाएगा, g/2 2 × 1 तो बना कैसे सीधे सीधे। s सेकेंड क्या आ जाएगा, g/2 × 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो s सेकेंड आ गया आपका। s सेकेंड का मतलब है दूसरे वाले 1 सेकेंड में। तो s थर्ड क्या आएगा, s थर्ड का मतलब है तीसरे वाले 1 सेकेंड में। s थर्ड आपका हो जाएगा g/2 और 5 हो जाएगा इस तरह से। तो रेशियो क्या आएगा आप देखिए, तो s1 रेशियो s2, s1 लिखें, इसे s फर्स्ट लिखें ना, s फर्स्ट, s सेकेंड रेशियो s थर्ड, इसको भी s फर्स्ट मान लेते हैं, ये s सेकेंड मान लेते हैं, ये s थर्ड, क्योंकि थर्ड वाले 1 सेकेंड में चली गई दूरी है। ये आपका आ जाएगा 1:3:5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।